तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे। सो गाइस, कर्वी लीनियर मोशन के अंदर रेक्टेंगुलर सिस्टम एक जो पार्ट है उसके अंदर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से होते हैं, अगर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया तो गाइस इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कर्वी लीनियर मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर कोई भी बॉडी कर्व पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स और रिएक्शन मिला तो नेक्स्ट वीडियो गाइस आप लोगों को कौन सा आएगा, कर्वीलिनियर मोशन का जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। सो गाइस जितना हो सके वीडियो शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में भर दो कि सर चाहिए चाहिए चाहिए। देखो फटाक से वो वीडियो आप लोग के सामने आ जाएगा। तो चलो फटाफट फटाफट हम स्टार्ट करते हैं ये चीज। सबसे पहले कर्वीलिनियर मोशन रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर गाइस टोटल फॉर्मूले के अंदर पोजीशन पोजीशन ये हमने गाइस ना इससे रिलेटेड चीज ना हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। ये ऐसा एक्स डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में, कभी कभी दो कंपोनेंट का भी आता है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला जाए तो बस क्या करना है, जो यहां वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब गाइस अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी अगर आप सभी इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखो, अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। अब आर की वैल्यू कितनी थी, ये देखो जो लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैसे जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसके अंदर भी आपको बताने वाला हूं, फॉर्मूला पहला सेशन मेरा वही रहेगा। तो अब गाइस देखो, इसको मैं इस तरह से अलग अलग लिख लेता हूं और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखो गाइस, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बट इन एक्स डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बट वाई डायरेक्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम बट जेड डायरेक्शन में है। बट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या याद रखना है पता है, हमें ज्यादा ये याद रखना है अलग अलग कंपोनेंट में। अगर हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करना है तो डी एक्स बाई डी टी, वाई डायरेक्शन में फाइंड करना है तो गाइस डी वाई बाई डी टी, और अगर जेड डायरेक्शन में फाइंड करना है तो डी जेड बाई डी टी। ओके, अब दूसरी बात गाइस, इसी का कभी हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने के लिए आता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आएगा तो कुछ नहीं करने का भाई, जो दिया हुआ है ना, ये देखो, ये यहाँ जो वैल्यू होती है बस उसका स्क्वायर कर दो, अगर दो कंपोनेंट दिया तो दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट दिया तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करो, प्लस करो, रूट निकालो, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। और लास्ट गाइस जो हमारा एक्सेलरेशन है जिससे रिलेटेड, अब क्या करेंगे हम, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन हमें मिल जाता है। अब डी वाई डी टी, वी की वैल्यू अभी हमने देखा आई, फिर इसके बाद जे, फिर इसके बाद ओके आई जे और के, तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूं, ये देखो, डी वी बाई एक्स डी टी आई हो गया। अब अगर इसको इससे करें तो ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन का और ये हमारा जेड डायरेक्शन का। ओके, अब देखो गाइस, ये देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, बट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, फिर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, फिर एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ओके, अब गाइस ये सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बोला तो आपको ये इस तरह से याद रखना है। ओके, अगर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बोला तो आपको याद रखना है ये, और एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन बोला तो आपको ये याद रखना है। और गाइस यू पता है ऐप पे हमने बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, ऐप पे विजिट कर सकते हो गाइस, जिससे आप मैकेनिक्स आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करने के लिए आया तो बस क्या करो, तीनों डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, यहाँ उसको स्क्वायर करो, प्लस करो, रूट करो, आपका मैग्नीट्यूड बाय एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फटाफट मैं इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो मैं आप लोग को करवा देता हूँ। अब देखो गाइस, एक चीज याद रखना,
कि हमारे जो ये, चलो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये देखो, अगर कोई भी बॉडी कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो गाइस एक चीज याद रखना, आप लोगों के दिमाग में एक चीजें होनी चाहिए कि देखो गाइस, इसके अंदर ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है दूसरा वाला, ये वाला, ये होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। और गाइस ये दोनों का जो रिजल्ट है ये होता है हमारा टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। अब गाइस ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल, जो पार्टिकल कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसके स्पीड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, और गाइस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर गाइस, नॉर्मल कंपोनेंट का अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रो नीचे लिखा हुआ है ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा वी स्पीड है। अब गाइस इससे रिलेटेड, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करे, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है। तो गाइस देखो, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कभी कभार हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए आता है, जब दिया रहता है तो इतना सोचने की बात नहीं है, बट अगर नहीं दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के टोटल 2 फॉर्मूले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करके हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है? अगर इन केस गाइस हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ये देखो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैं ये एसी बंद कर दूं, बहुत ज्यादा कूलिंग हो रहा है भाई, सर पेन हो रहा है। ओके, अब इसके बाद ये हमारा हो गया। अब दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूं और समझाना चाहूं, ये जब टाइम हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और इनकेस हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? v⁻3, ये हमारा मॉड, क्योंकि इसका आंसर कभी माइनस में नहीं आता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, फिर अगेन v और x यहां लिखो, अलोंग हमारा ये आ जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो x डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा a और v, अरे इसको v और a, तो बस अब उल्टा लिख दो, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन। जब टाइम हमें दिया हुआ है तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला निकालना है, लेना है, और नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद गाइस टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो कंपोनेंट है वो हमारे पार्टिकल जो कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसके स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए गाइस ये वाला इक्वेशन बनता है dv/dt। ओके, अब गाइस देखो, अगर कोई भी पार्टिकल कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करने के टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस समय हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ये दिमाग में रखना। अब इसके बाद गाइस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, इक्वेशंस है, और ये इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो। सबसे पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, v = u + at, जानते हो कि नहीं जानते हो? कमेंट में लिख के मुझे बताना। s = ut + ½ at²। तीसरा v² = u² + 2as। अब गाइस बस क्या करो, टेंजेंशियल है ना, तो यहाँ t लगा दो, t लगा दो, t लगा दो, हो गया काम, एक झटके में काम हमने कर दिया। अब गाइस टोटल एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस करो और रूट निकालो, हमारा टोटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब डायरेक्शन कभी कभार हमें आता है तो tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो गाइस इतने सारे फॉर्मूले हैं और कुछ कंपोनेंट के भी फॉर्मूले हैं जो आगे आपको बताऊंगा। एक और ऐसा भी आता है
टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं, वहाँ वैल्यू पुट करते हैं और थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारा नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में हम लोग नॉर्मल टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में हम यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये सभी चीजें तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो बताएंगे, फिर भी थोड़ी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर कोई भी बॉडी एक साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम उस कंबाइन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एग्जांपल लूं कि अगर क्रिकेट बॉल को आप देखोगे, अगर मतलब फील्डर को देखोगे, फील्डर अगर दूसरे फील्डर को बॉल फेंकता है तो बॉल इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, मतलब ये बॉल ऊपर भी बढ़ रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है। ऊपर बढ़ रहा है मतलब वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, आगे जा रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसी के कंबाइन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब गाइस एक चीज और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि देखो गाइस, ये हमारा एक्स एक्सिस, मान लो यहां से ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। अब गाइस क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने u ले लिया। अब याद रखो इस इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है। पहला हमारा होता है ये अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब u cos थीटा, ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, एंड वर्टिकल मोशन के लिए गाइस ये होता है हमारा u sin थीटा। क्लियर? तो दो चीजें ये याद रखना क्योंकि ये बहुत काम आएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए u, ये कौन सी वेलोसिटी लेना, u cos थीटा, एंड वर्टिकल के लिए कौन सा लेना, u sin थीटा। ये दिमाग में रख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। वर्टिकल मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी u sin थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल परफॉर्म कर रहा है तो u cos थीटा। ओके, अब गाइस देखो ये जो है यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। जहां से बॉडी स्टार्ट हुई प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके जहां वापस ग्राउंड पे आई, तो ये इनिशियल से लेके कंबाइन तक, इसको हम क्या बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और गाइस जहां बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसको हम बोलते हैं आर मैक्स या एच मैक्स, सॉरी, मैक्सिमम हाइट। और साथ में गाइस ये पूरा पाथ कवर करने के लिए जितना उसको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो फटाफट इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद गाइस टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो 2u साइन थीटा अपॉन g। इसके बाद गाइस रेंज के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो ये हमारा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, अब गाइस इसके बाद इक्वेशन ऑफ पाथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, वो भी फॉर्मूला। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये भी बहुत जगह यूज होता है गाइस। अगर हमारे इक्वेशन के अंदर अगर कोई चार कंडीशन दिया है, मान लो जैसे एग्जांपल x दिया हुआ है, मतलब इसमें से कोई भी चार दिया हुआ है, तब ये यूज करके आराम से वो चीजें वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है। अब इसके बाद गाइस और कुछ चीजें मुझे बतानी है कि देखो ये जो एंगल होता है, ये एंगल प्लस कब लेना रहता है, माइनस कब लेना रहता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अगर मान लो इस तरह से कोई चीज दिया हुआ है, हमने इधर से बॉल को थ्रो किया, ओके, बॉल को जब हमने इधर से थ्रो किया तो गाइस ये जो हमारा इनिशियल ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हम यहाँ से एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। ये देखो यहाँ ये एंगल जनरली बुक में दिया रहता है, पर हमें ये एंगल काम रहता है, वही एंगल कंसीडर किया जाता है जो किसके साथ कनेक्टेड हो, एक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड हो। तो ये होता है हमारा थीटा, और ये गाइस क्लॉकवाइज है। देखो ये जहां ये एरो गया उस साइड लेके जाने का, तो ये क्लॉकवाइज है, और जब भी क्लॉकवाइज होता है तो हमारा थीटा माइनस में रहता है। ओके, अब मान लो कुछ ऐसा केस है, हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और अब जब ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो हमारा एंगल कैसा बन रहा है, देखो हमारा एंगल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, ध्यान देना, अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या रहेगा, माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा, प्लस। ओके,
ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। इसके बाद गाइस कुछ और चीजें हाइट को लेके, अगर मान लो हमारा ट्रेजेक्ट्री यहां से है, मतलब हमारा सॉरी ओरिजिन हमारा यहाँ से हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया और थ्रो किया, बॉल यहाँ गया हमारा, और ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की क्या है, हाइट है, और ये मान लो हमारा ओरिजिन, और ये मान लो इधर एंगल दिया है 30 डिग्री एंगल दिया है कुछ भी। तो गाइस ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट होता है हमेशा याद रखो, ये देखो हमेशा एक चीज़ों को दिमाग में रखो, ये जो हाइट है ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड, तो ये अगर नीचे है, ये देखो ये नीचे इधर इधर है, तो गाइस इस हाइट को हम क्या लेंगे, इसको लेंगे माइनस में। किस में लेंगे, माइनस में, नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि गाइस देखो ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, तो ये वाले हाइट को हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। बट अगर गाइस ऐसा कोई केस है जिसके अंदर मान लो ऐसा दिया हुआ है और हाइट भी गाइस इसी साइड दिया हुआ है, हाइट भी इसी साइड दिया हुआ है और ओरिजिन के इसी साइड हाइट दिया हुआ है, तो समझ लो उसको किस में लेना है, प्लस में लेना है। ओके उसको किस में लेना, प्लस में। जस्ट एग्जांपल समझ लो, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर है तो वो क्या होगा, प्लस में। अगर हमारा ओरिजिन के नीचे है तो क्या होगा, हमारा जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे है तो हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इतनी सब चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी चीजें गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस आज हम देखने वाले वर्क एनर्जी मेथड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा गाइस। और इसीलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, और इस फॉर्मूले के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो आप सभी को हेल्प करेगा, जो आपने 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा। बट गाइस आप चाहते हो अगर कंटिन्यूअस सीरीज जारी रहे तो गाइस प्लीज जितना हो सके ग्रुप में शेयर करो, सब जगह तो पहुंचाओ, और हमारे ऐप पे कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से गाइस कोर्स को पब्लिश कर दिया गया है और आप जाके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, हाँ नंबर भी अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वर्क, अब देखो गाइस सबसे पहले सिंपल सी बात है गाइस, अगर मैं यहाँ हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा पढ़ा था वर्क एनर्जी के अंदर, किसने किसने पढ़ा था प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताओ। देखो गाइस मान लो ये टॉय है कोई भी, अब टॉय को आप छोटे में ऐसे लेके गए हो कि नहीं, ऐसे 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 करके ऐसे लेके गए होगे, तो मतलब कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो गाइस यहाँ क्या बनता है, थीटा बनता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो गाइस जहां थीटा होता है, जहां हमारा थीटा होता है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है, वो एफ कॉस थीटा। क्या होता है, एफ कॉस थीटा। जनरली जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट गाइस इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो हम एफ के जगह पे ये लिखेंगे, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां एफ के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों गाइस ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस जो हमारा फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ओके अब चलते हैं आगे। अब मान लो ऐसा जस्ट एग्जांपल कि हमारा जो फोर्स है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वहां थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर वहां थीटा 0 डिग्री का तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनकेस मान लो गाइस, इनकेस मान लो कि अगर किसी केस के अंदर जो फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहां क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो गाइस, चलो मैं यहाँ बताने की वजह से डायरेक्ट देखो, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इस केस के अंदर W इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक चीज याद रखो, और चलो एक्सरसाइज के थ्रू बताता हूँ। अगर बस आप एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हो ना यार, तो उसका वर्क कुछ नहीं वाला, आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, इसलिए कंप्लीट किया करो एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है तो वहां अकॉर्डिंग टू फिजिक्स रिजल्ट मतलब वर्क क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ओके तो अब चलते कुछ और चीजें। वर्क ऑफ वेट फोर्स ग्रेविटेशनल। अब देखो गाइस, अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो इसीलिए यहां माइनस हो जा रही है। अगर टुवर्ड आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा mgh।
इसके बाद वर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया पर बता देना चाहता हूं कि देखो इस बॉडी का मोशन जिस साइड होता है, बॉडी का मोशन जिस साइड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट साइड होता है। मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये बताना चाहूंगा कि देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही बात है। बट यहां जहां भी फ्रिक्शन हो वहां फोर्स का काम कौन करता है पता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और गाइस मोशन के जस्ट अपोजिट साइड में होता है, इसीलिए यहां क्या लगाते हैं? माइनस साइन। इसीलिए इस केस के अंदर वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर फ्रिक्शन के थ्रू कोई वर्क होता है तो वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके बाद गाइस वर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ओके गाइस, ये हमने जनरली ऑसिलेशन 12 स्टैंडर्ड के अंदर, 11 स्टैंडर्ड के अंदर ये सभी चीजें देखी हुई गाइस, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी थोड़ा बता देना चाहता हूं। ये देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर स्प्रिंग को मैं इधर खींचू, फोर्स इधर लगा रहा हूं पर वो डिस्प्लेस उधर होना चाहता है, उधर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए माइनस साइन। जब भी मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो के लगता है, और ये होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। बट गाइस हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है? छोटू सा वर्क एंड छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके जगह पे, एफ के जगह पे माइनस के एक्स रख दो, रख दिया। अब गाइस दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, लगा दिया। ये के कांस्टेंट इसलिए डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw कितना होगा? w होता है। अब गाइस देखो माइनस के एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? जितना जितना भी पावर दिया उसमें 1 प्लस कर दो, तो एक्स रेस टू 2, हाँ यहाँ लिमिट 0 to x ले लेना, तो यहाँ एक्स रेस टू 2 अपॉन 2, जितना भी पावर में 1 है तो 1 और प्लस कर दिया, 2 हो गया, और 2 से 2 को डिवाइड कर दो और लिमिट भी अप्लाई कर दो इधर 0 to x। ओके, तो गाइस ये फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया? कहाँ जा रहे हो भाई आप? ओके, अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट तो लगा के कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखता हूँ W इक्वल टू, ये देखो 1/2 बाहर ले लो, और ये माइनस है, के है, अपर लिमिट यहाँ अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स हो गया। ओके, अब गाइस देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखो, ये पहले ये अनडिफॉर्म है, मतलब डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, अनडिफॉर्म है, मतलब इसका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने इसको घींचा तो ये x1 हो गया, और पोजीशन और घींचा तो x2 हो गया। तो अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है तो ये कैसे चेंज होगा? देखो W इक्वल टू -1/2 के, बड़े वाले को पहले लिखेंगे तो जो जिसका ज्यादा डिस्टेंस है x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर। बट अगर ये मुझे माइनस हटाना है तो डायरेक्ट इसको ऐसा चेंज कर दो, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, हो गया काम। ओके, अब चलो आगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल गाइस देखो, जितना ज्यादा वर्क, मतलब समेशन ऑफ वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, जितना एनर्जी चेंज होगा, जितना ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी लॉस होगा उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज होना मतलब एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा, तो फाइनल को पहले लिखेंगे, इनिशियल को बाद में लिखेंगे। अब दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया, v2² माइनस v1² हो गया। ओके, ये भी हमारा, अगर किसी भी बॉडी पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क होगा, और वर्क कितना होगा उससे रिलेटेड हमने देखा। अब पावर एंड इफिशिएंसी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। इतना सब बता दिया मैंने। अब इफिशिएंसी की बात करूं मैं, ओके, इफिशिएंसी की बात करूं तो आउटपुट क्या चल के नहीं रहा यार, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब गाइस अगर परसेंट इफिशिएंसी निकालना है तो बस क्या करने का, इसी को ना आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो,
हो गया काम। ओके, अब गाइस एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी होते हैं इसके अंदर। हमारा काइनेटिक एनर्जी आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करो तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद गाइस पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 थोड़ी है, mgh। ओके, किसी स्टेट एंड किसी पोजीशन के कारण अगर किसी बॉडी के अंदर जो मोशन स्टोर हो रहा है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल डैम, डैम एक पोजीशन पे है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अगर कोई बॉडी इलास्टिसिटी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी है, जैसे स्प्रिंग को खींचूंगा फिर से अपने आप चला जाएगा। तो ऐसी बॉडी के लिए जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या फॉर्मूला होता है पता है? 1/2 kx²। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑसिलेशन के चैप्टर के अंदर। इसी के टाइम मैं इसका काइनेटिक एनर्जी भी बता देता हूं। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 k a² - x²। ओके, और क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गाइस, बहुत बहुत हद से ज्यादा सिंपल, मतलब कुछ ही नहीं बोलो, आपको पता ही है। देखो गाइस, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जहां काइनेटिक बढ़ेगा वहां पोटेंशियल कम हो जाएगा, जहां पोटेंशियल बढ़ेगा काइनेटिक कम हो जाएगा। अगर दोनों को प्लस करूंगा तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। दोनों को प्लस करके देखूंगा, नीचे अगर मान लो नीचे गया तो पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो काइनेटिक बढ़ जाएगा। ऊपर गया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, काइनेटिक कम हो जाएगा। बट दोनों का सम करूंगा टॉप एंड बॉटम पे तो इक्वल ही आएगा। समझ में आया? तो इसीलिए पोटेंशियल, तो ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो 2 कंडीशन दिया हुआ ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, सो गाइस पूरा का पूरा फॉर्मूला जो इसमें लगने वाला है वो सभी चीजें मैंने बता दी। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बट गाइस वीडियो को शेयर करते ना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।